दो लड़कियां थी, लवली और एंजल। इन दोनों का एक कॉमन क्लाइंट था। तो उसके ऊपर एक कहानी है, उनका शुगर डैडी लगा लो, बॉयफ्रेंड लगा लो। कितने टाइम पहले की बात है? ये बात है 2005 के आसपास की। और कौन सी कंट्री की? कंट्री चेंज होती रही बीच में। ओके, ठीक है भाई। तो ये दोनों लड़कियां थी, एक के साथ एक कॉमन क्लाइंट था। तो ये इनका एक तरीके से मास्टर बन गया था आगे चल के। तो कहानी स्टार्ट करता हूँ मैं ऐसे कि ये बंदा जो था बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था। शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, वाइफ थी। अच्छा। शादी के बाद ये बंदा आता था क्राइम करने पे, स्कैम करने पे। तो उसने ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे 4-5 स्कैम कर दिए थे। और जो पहला स्कैम किया था वो किया था प्रॉपर्टी का। द की रिजल्ट्स। इस स्कैम में इसने क्या करा, इसके साथ 4-5-15-20 इन्वेस्टर्स और थे। तो इसने उनके साथ पूरे 2.5 मिलियन डॉलर का स्कैम किया। और ये बहुत बड़ा स्कैम था अपने आप में। इसके अलावा और भी स्कैम किए थे, बट ये सबसे बड़ा था। अब पुलिस, ऑस्ट्रेलियन पुलिस के पीछे पड़ जाती है बंदे के पीछे। अब ये इसको पता है कि अब बचने का तो रास्ता है नहीं, जेल जाएगा। ये बंदा वहाँ से पैक करता है सामान, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए फिलीपींस, मनीला आ जाता है, कैपिटल जो है, उधर आ जाता है। अब वो पुलिस यहीं पर रहेगा, ये यहाँ पर आ चुका है, फैमिली भी छोड़ दी थी इसने वहाँ पर। अच्छा। अब यहाँ पे आने के बाद ये बंदा सुधरता नहीं है बिल्कुल, अभी भी उन्हीं कामों में लगा हुआ है। तो सबसे पिस्तौल तो लग जाती है स्कैम करने की पैसों की। वहां पे क्या करता है फिर फिलीपीन में पहुंच के? फिलीपींस से आ गया। तो वहाँ पे आने के बाद ये एक लड़की से मिलता है, वो थी प्रोस्टिट्यूट। उसका नाम था कार्मियन। तो उससे वो तो रेगुलर सर्विस देती थी लोगों को। तो ये भी उनमें से एक था। तो इसने धीरे धीरे उससे रिलेशन बनाना स्टार्ट किया, जाता गया जाता गया। और जब रिलेशन बन गए ना, इसने उसको दबाना स्टार्ट कर दिया, अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और उस पर अपना हावी करना, एकदम बिल्कुल जो माइंड वॉश करना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे डोमिनेट करते करते उसको अपना स्लेव जैसा बना लिया। मतलब जैसा वो कहता वैसा उसे करना पड़ता। अब वो बंदी गरीब थी, पैसों के लिए उसे करना पड़ता था। उसने सोचा नहीं था कि वो शायद ऐसा करेगा आगे चल के। फाइनली वो स्मार्ट था बहुत, उसने माइंड वॉश करके उसको स्लेव बना लिया अपना, उस बंदी को, कार्मियन को। फिर दूसरी बंदी से मिलता है उसी उसके बाद ही। उसका नाम था लेजल। बताता हूँ भी कैसे है। उसका नाम था लेजल। उसके साथ भी सेम चीज़ करता है, माइंड वॉश करता वो है भी प्रोस्टिट्यूट थी वो भी पहले? प्रोस्टिट्यूट, एग्जैक्टली। उसके साथ भी सेम चीज़ करता है। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 2 लड़कियां थी, लगली और एंजल। तो कार्मेन और लेजल को निकनेम देता है। कार्मेन को एंजल देता है और लवली को, लेजल को लवली नाम देता है। और स्लेव बना के करता क्या है? अब बताता हूँ क्या करता है। तो अब ये थे यहाँ पे, अब ये फिलीपींस में थे, मनीला में। तो एक को बोलता है कि मेरे पास अब बहुत बड़ा बिजनेस प्लान है, तो हम ये एग्जीक्यूट करते हैं किसी तरीके से और कुछ बड़ा करते हैं कुछ इस तरीके से। तो फिलीपींस ने एक सेंट्रल, मतलब फिलीपींस में एक जगह है, उस जगह का नाम है मायावे। वो थोड़ी सी नॉर्थ साइड है फिलीपींस के अंदर। ये कहता है वहाँ चलते हैं और कुछ बड़ा करते हैं, बिजनेस सेटअप करते हैं। वो कहती है ठीक है, उसके बाद सारी मानती थी वो। उन दोनों को ले जाता है मायावे। अब वहाँ पर एक जो बिजनेस स्टार्ट करता है, वो बिजनेस स्टार्ट करता है हर्टकोर का। अब हर्टकोर एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है मेरे को भी नहीं पता था इस बारे में। तो उसने हर्टकोर को डी वेब के थ्रू लोगों तक पहुंचाया। डीप वेब। डी वेब, तो डी वेब अलग है, डार्क वेब अलग है। डार्क वेब एक छोटा सा पार्ट है डी वेब का, और डी वेब पूरा एक्सट्रीम है, मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है, बहुत वास्ट है। उसके थ्रू उसने क्या करा, पीटर स्कली ने, इस बंदे का नाम पीटर स्कली है। पीटर स्कली है इस बंदे का नाम। का ये आइडिया था कि ये स्टार्ट करेगा हर्ट को। तो बेसिकली इसका हर्ट फोर का आइडिया था। अब हर्ट फोर एग्जैक्टली क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी पॉन बनाना, उनको सेक्सुअली अब्यूज करना, उन्हें हिट करना, उन्हें हर्ट करना, इस चीज़ का आइडिया था। और वो ये सब कुछ सेल करना चाहता था डार्क वेब के थ्रू। तो बेसिकली हार्ड कोर इज अ जॉनरे ऑफ अ फिल्म, पॉर्न फिल्म। और वो डार्क वेब के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, सेल करना चाह रहा था। और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि लोग खरीद रहे हैं ऐसी वीडियोस डार्क वेब पे। सारी इलीगल काम वहीं पर होते हैं, गन्स वगैरह वहीं पे देते हैं, ड्रग्स वगैरह वहीं पे करते हैं, हिटमैन की सर्विस वहीं की होती है। तो ये भी चालू कर दिया उसने, वो इन दोनों के साथ मिलके वो ये सब कर रहा करना चाह रहा था। उसको पता लग गया था कि मैं इस चीज़ से बहुत पैसा कमा सकता हूँ। तो अब पॉइंट बात आती मुद्दे के बाद कि वो 2 लड़कियों का रोल कैसा उसके अंदर, मेजर रोल इन 2 लड़कियों का ही था। अब ये बोलता है माया में जाके कि जितने भी आसपास की फैमिलीज है ना, उनसे जाके बात करो। अब वहाँ पे मोस्टली ज़्यादा अमीर भी या गरीब लोग भी हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं। उनकी मंथली मंथली नहीं बोलूँगा, उनकी एक दिन की इनकम रहती है $2 $3। तो उन फैमिलीज को टारगेट कर रहा था ये। वहाँ पे जाके फैमिली से बात करी कि तुम हमें अपना बच्चा दे दो, हम इन्हें शेल्टर देंगे, खाना पीना देंगे, एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो वो फैमिलीज मान जाती हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखा आदमी लगा, सब कुछ है अपना, तो दे देते अपने बच्चों को। वो लड़कियां जो थी वो भी ऐसी फैमिलीज को टारगेट कर रही थी, बच्चों को टारगेट कर रही थी जो वहाँ पर आ सके उनके पास। यही सब बहाने मार के कि आप मेरे को हम आपके बच्चों को शेल्टर देंगे, इस तरीके से। इसके अलावा ये डायरेक्टली पेरेंट्स के पास भी गया, उनको सीधा बोलता है कि अपने बच्चे का रेट बताओ, मैं आपका बच्चा गिरने चाह रहा हूँ, आप पैसा ले लो। तो इसने ये भी करा है पैसे के चक्कर में। तो एट दी एंड जब वो बच्चों का ग्रुप बन गया,
तो वो बच्चों ग्रुप की बात करूँ तो उनकी एज ग्रुप 12 साल से ऊपर नहीं थी, 12 साल से नीचे नीचे थी। तो उसने बच्चों ग्रुप बना लिया, अब अपने घर बुला लिए सबको, अब इनकी ट्रेनिंग चालू करवाते हैं। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, जब बच्चों का ग्रुप आज बन गया तो उन बच्चों को सबसे पहले ट्रेनिंग में स्टेप 1 उनको पॉइंट दिखाता है, पॉइंट एक्सप्लेन करता है कि इसमें हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये होता क्या है, पूरा एक्सप्लेन करा। और फिर उनको बोला अब तुम ये प्रैक्टिकली करो एक दूसरे के साथ। तो वहाँ पे सब एज ग्रुप के बच्चे थे, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 11 साल, लड़कियाँ भी, मोस्टली लड़कियाँ ही थी उसके अंदर। उनके साथ इसने पोस्ट करा सेक्सुअली, उनको खुद से इसने अब्यूज़ करा बच्चों को। अब इसके मन में ये आइडिया आया कि मैं 2 लड़कियाँ लेता हूँ, उनके साथ कुछ एक्सट्रीम करता हूँ। तो अब उन सारे आर्टिकल्स में, जितने मेरे आर्टिकल्स पढ़े ना, सब में ये इन 2 लड़कियों के बारे में बताया गया है कि इनके 2 लड़कियों के 5 दिन बहुत ज़्यादा ख़राब गए। उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ होने वाला है। उन 2 लड़कियों को बुलाया, उनको न्यूड करके, हाथ वाथ बांध के, बाथटब में उनके साथ वीडियोज़ बनाई इसने पॉर्न वाली। ये पहले दिन उसने उनके साथ किया, देन इस तरीके से किया, अब्यूज़ किया उनको सेक्सुअली। दूसरे दिन उसके घर के पीछे बैकयार्ड था, वहाँ पे गड्ढे खुदवाए दोनों से अपने अपने एक। उनको धमकी दी अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करो जो मैं बोल रहा हूँ तो इसी में दफना दूंगा। अच्छा। राइट। तीसरा दिन आया, उनको अल्कोहल पिलाई, उनको फिर तीसरे दिन इतना ज़्यादा मोलेस्ट कर दिया, इतना सेक्सुअली अब्यूज़ कर दिया कि वो बेहोश हो गई दारू वारू पिलाने के बाद। अब उसको लगा मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बता देना अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो उनको बोला कि वो दोनों बेहोश हो गई दारू पीने के बाद, सब कुछ एक्टिविटी सब के बाद। तो उसको बोला अपने दोस्तों कह रहा हूँ, अपनी टीम को बोला कि इनको दफना दो जिस गड्ढे में वो खोद रही थी, वो गड्ढा अपनी, तो बेसिकली वो गड्ढा अपने लिए ही खोद रही थी, वहाँ पे दफना दिया। और जब दफना रहे थे उनको तब पता लगा ये तो मरी नहीं है, ये तो बेहोश हो रखी है। कह रहा उठाओ उनको दोबारा, उनको दोबारा लेके आओ, कुछ और करते हैं। अब इनके साथ 2 लड़कियां और थी, मैंने बताया था लवली और एंजल। अब जो एंजल थी ना, उसको बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत बुरा हो रहा था। तो उसने क्या दिमाग में आइडिया लगाया कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए। अब मैं ये चीज़ बाद में बताऊंगा आपको। फिर चौथे दिन क्या हुआ, रात को उनके हाथ पैर बांध दिए थे, बाय एनी चांस रात पे दरवाज़ा खुला हुआ था। अब वो 2 लड़के नहीं थे, बुरा हो रहा था, वो भाग जाती। अच्छा। यस। वो अपने पेरेंट्स के पास चले जाती हैं और पेरेंट्स को बताती है कि ये सब हुआ मेरे साथ। अब पेरेंट्स को तो ये लग रहा था कि हमने बच्चों को शेल्टर देने के लिए और पढ़ाई लिखाई के फूड मिलेगा, वहाँ पे उनके बच्चों के साथ वीडियोस बनाई जा रही हैं और उनको सेल किया जा रहा है, उनको अब्यूज़ किया जा रहा है। तो उनको तो पता ही नहीं थी ये चीज़। वो ले गए पुलिस के पास, पुलिस ने सीधे उस घर पर रेड मारी। अब जब रेड मारी सब लोग जा चुके थे एक्सेप्ट 1, एंजल बच गई थी। तो एंजल को पकड़ लिया उन्होंने और एंजल ने फिर सारी बातें बताई वो कि एग्जैक्टली चल क्या रहे हैं, बिजनेस पूरा का पूरा, दाद तक पैसे से कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, आगे का क्या प्लान है। अब स्कली ऐसा आदमी कि उसको कोई डर नहीं, कोई बहुत एरोगेंट, बहुत स्मार्ट, वो कह रहा है कोई बात नहीं मैं पैसे के लिए सब कुछ करूँगा। अब जो वो करता है ना भाई, ये और भी ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं हो ये भी कर सकता है। मतलब पुलिस के पास जब वो उस जगह पे पहुंची, उसने कन्फेस कर दिया ये एक बंदा है जो गलत कर रहा है, तो पुलिस ने पकड़ने की कोशिश नहीं करी? भाई उसको ट्रैक ही नहीं कर पा रहे थे, जब तक वो वहाँ पे घर पे पहुंचे तो वो जा चुका था बंदा वहाँ से अपनी टीम के साथ। तो ट्रैक हो ही नहीं पा रहा था। ट्रैक के लिए कैसे कर सकते हैं, कुछ नंबर नहीं, कुछ नहीं। वो स्मार्ट है बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं, उस टाइम पे पकड़ा ही है वो, जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े। देन उसके बाद उसका दिमाग में एक और आइडिया आया। अब वो आइडिया ये था, अब भी आइडिया है, इतना खुरापात आदमी है, साइको। कोई रिग्रेट नहीं है मतलब इतना कुछ करने के बाद भी बंदे को। साइको है भाई। फिर उसने 3 लड़कियां और हायर करी, जैसे उसने वो पहले ग्रुप हायर किया ना, 3 लड़कियां और हायर करी, उनकी भी सेम ट्रेनिंग करवाई। अब उनमें एक लड़की का नाम था बारबी, वो 12 साल की थी, लीजा 11 साल की थी और डेजी वो थी 18 महीने की, 1 साल 6 महीने की सिर्फ। अब उनको भी सेम ट्रेनिंग की सब कुछ बताया। अब उसने बारबी को फोर्स किया क्योंकि वो सब में बड़ी थी, ओल्डेस्ट थी, कि तुम इन दोनों के साथ अब्यूज़ करो, सेक्सुअली अब्यूज़ करो, उन दोनों को डोमिनेट करो। तो वो घबरा गई, ये सब मुझे क्या करने के लिए बोल रहा है। तो उसने उन दोनों को तीनों खुद से करा सेक्सुअली अब्यूज़। तू नहीं कर रही, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ। फिर जो एंजल तो पकड़ी गई थी, जो लवली थी उसके थ्रू उसने वो कराया, उनको अब्यूज़ करवाया हर तरीके से, उनकी वीडियोज़ बनवाई, उसको सेल कर ही रहा था वो। अब एक उसके दिमाग में ख्याल आता है कि जो डेजी थी ना, अगर मैं, उसने क्या करा, उस लड़की की 1.5 साल की बच्चे की एक काइंड ऑफ वेब सीरीज बना दी, छोटी छोटी फिल्म बना दी। किस नाम से? 1.5 साल की बच्ची। किस नाम से? बेजी डिस्ट्रक्शन। और ये सब मैंने देखी नहीं है वो वीडियो, ना मैं किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा कि आप लोग जाके देखो उस चीज़ को। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने उसका एक वो पढ़ा, काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन उसका, कि इस वीडियो में है क्या। तो उसमें जो लिखी हुई थी ना, उसमें लिखा था कि उस बंदी को उल्टा टान दिया, उसके मुंह में
वो डाल दिया, कुछ पेपर वगैरह बंद कर दिया, हाथ बांध दिए, एंड उसके ऊपर फिर उसको मोलेस्ट किया गया। शिट यार, 1.5 साल की बच्ची क्या के साथ पागल ये हो रहा आदमी है। है यार। एंड उसके साथ उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उस पर गर्म वैक्स लगाई गई, उसको वैक्स से किया गया उसको प्रॉपर। तो ये एक्सट्रीम चीज़ हो रही है और लोग खरीद रहे हैं ये चीज़। शिट भाई, $10,000 $5,000 इस तरीके से, और वो बेच रहे हैं। भाई ये लोग कौन है जो खरीद रहे हैं सब यार? भाई ये जिनको भी तो किक नहीं सोचने मिल रही वाली ना बात लाइफ में, है। जो पागल हो गए, जो सब दिमाग से, हाँ, जो दिमाग से हिल चुके हैं पूरे। भाई तो बेसिकली बिजनेस का आइडिया मोटा मोटा ये था कि उसने हर्ट कोर वाला जॉनर पकड़ा, डार्क वेब के थ्रू एक वेबसाइट बनाई, नो हर्ट्स फीलिंग या नो फीलिंग हर्ट्स, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ उसके अंदर। ये एक वेबसाइट बनाई, उस पर डालना चालू कर दिया, अब पब्लिक आ रही है, खरीद रही है, देख रही है, उनको मज़ा आ रहा है। और मतलब इसको पढ़ने का मुझे खुद ऐसा लगा कि भाई अगर कल को हमारे बच्चे होंगे या किसी के भी होंगे, छोटे छोटे बच्चे आसपास के होते हैं, उनको देख के मुझे बहुत वो प्रोटेक्टिव फील हुआ कि यार उनके साथ कुछ नहीं हो सकता, तो उनके लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव होना बहुत बनता है कि ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर। सही बात है। फिर क्या हुआ उसके बाद? भाई जब मैंने आपको बताया कि उसके साथ वो डेजी डिस्ट्रक्शन वाला उसने करा और वो पता लग गया, मतलब बेसिकली वो कर रहा था ये बच्चों के साथ। अब क्या होता है कि वो था अभी मनीला में या दूसरे देश में? मैंने बताया ना, माया भी चला गया था वो उन दोनों के साथ। मनीला में था पहले, ऑस्ट्रेलिया के बाद मनीला गया, मनीला के बाद उन दोनों लड़कियों के साथ माया भी चला गया। उनको बता रहा था ना कि मैं एक बिजनेस आइडिया स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो चालू करने उनके साथ वहाँ चला गया था, उसको वहाँ पे करना था। अब वो उसकी जो करंट पोजीशन थी वो थी माया बे, वहाँ पे गया वो, वहाँ पे था मतलब। अब क्या हुआ, एक और बंदा था, उसका नाम था लक्स। अब वो भी इसी की तरह था। वो क्या करता था, उसकी भी डीप डार्क वेब पे वेबसाइट्स थी, उसकी थी हर्ट टू कोर के नाम से। उसने क्या करा, वो भी वॉचर था इसकी वीडियोस का, इसकी वीडियोस उसने पैसे देके खरीदी और अपनी उस पर डाल दी वेबसाइट पे। अब जब उसने अपनी वेबसाइट पे डाली ना, तो वो चीज़ लीक्ड हो गई। मैं उस तरीके वेबसाइट का नाम ही लूँगा, एक और वेबसाइट है यूट्यूब, अगर काटने काटते ना, वहाँ पर लीक्ड हो गई वो वीडियो, और उसकी वेबसाइट से भी लोगों ने लीक कर दी इस वीडियो को। और की बात पता चली है पुलिस को। उस बंदे का वैसे रियल नाम था रिचर्ड, और वैसे लक्स बोलते हैं, तो वो भी उसको बारे में पता लग गया, वीडियो के बारे में पता लग गया कि इस लेवल पे सब चीज़ें चल रही हैं मार्केटिंग। तो पुलिस पड़ रही है, अब पुलिस तक ट्रैक करने में लग गई इसको, उसका लियो किस तरीके से पकड़ा जाएगा। ये बहुत एक्सट्रीम्स ने कर ही रखा है, ट्रैक कर रही है। फाइनली 7 साल बाद वो पकड़ा गया बंदा। 7 साल तक इसने ऐसे चाइल्ड अब्यूज किया है और वीडियोस प्रमोट करी है और बेची है। साकी, और ये सब बातें तो मैं वो बता रहा हूँ जो डॉक्यूमेंटेड है, जो आर्टिकल्स पे है। मियामी में ही पकड़ा गया। माया, मायामी नहीं, माया, अच्छा माया भी हूँ। माया बे फिलीपींस में ही है। फिलीपींस में ही है, थोड़ा नॉर्थ में आता है, सेंटर से थोड़ा ऊपर है। तो वहाँ पर पकड़ा गया ये, और पूरे 7 साल बाद। और जब जो चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो फिर वो भी पकड़ा गया। और एक लड़की और बची भी है, क्या नाम है ये, लवली। एंजल तो पहले पकड़ ली थी, लवली भी पकड़ी गई। और जब सबको पकड़ लिया तो पता लगा कि इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है इस बंदे का। तो ये अकेला नहीं कर रहा था ना, ये 2 लड़कियां कर रही थी, इट्स अ पार्ट ऑफ अ टीम, तीनों पार्ट थे टीम के। और इसके अलावा एक और बड़ी टीम थी, जो कोई कनाडा में बैठा हुआ है, कोई नीदरलैंड्स में बैठा हुआ है, थे इसी के ही लोग। इसी के लोग। अब सबको अपना अपना काम बांट रखा है। इसको इन दोनों लड़कियों को ऑपरेशन दे रखा था कि तुम बंदे उठा के लेके आओ, इनको अब्यूज़ करो। एक बंदा बैठा कनाडा में, उसको बोल रखा है कि मैं पकड़ा जाता हूँ डार्क वेब पे, तो ऑनलाइन चीज़ चेक करता रहा कि मुझे कोई ट्रैक तो नहीं कर रहा इस तरीके से। कोई कहीं और बैठा है, उसको सप्लाईज दे रहा है, और ये क्या नाम है, सेक्स टॉयज़ वगैरह अवेलेबल करा रहा है, क्योंकि वो वहाँ से खरीदता नहीं था बिल्कुल भी, ताकि पकड़ा ना जाए। तो जितने भी सप्लाईज हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, उसकी टीम के थ्रू हो रही थी। एंड पेमेंट जा रही थी सारी की सारी इस कली को, और उस वाली फिर अपनी टीम को डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो उसी बीच पता लगा कि ये तो डॉक्यूमेंटेड जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, इसके अलावा और भी बच्चे हैं जो आई नहीं सामने, और उनको दफना दिया गया है। और फिर पुलिस जाती है देखने के लिए, जिन जगहों पे दफनाया था वो बच्चों की बॉडीज मिलती है। वो बच्चों की एज थी सिर्फ 5 से 12 साल, 11 साल। कुछ तो भाग गए, और कुछ जो नहीं भाग पाए उनको उसने दफना दिया फिर वहाँ पे। अच्छा, एग्जैक्टली। एंड इसके अगेंस्ट पूरे 44 विटनेसेस लगे हैं इसको जेल में पहुंचाने के लिए, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग था पॉलिटिकली और पैसे से बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से 2.4 मिलियन का स्कैम करके ऑलरेडी आ रखा था। यहाँ पे इसने बहुत पैसा छापा है। जब उसको पकड़ने जा रही थी ना पुलिस की टीम, तो बाकायदा पुलिस की टीम ने इसकी वीडियो बनाई है कि हम रेस्क्यू करने जा रहे हैं पीटर स्कली को, वो बंदा बैठा हुआ है। और ये बंदा गंजा पतला गोरा चिट्टा, मतलब देख के बोले बने कि ये हरकत कर सकता है बंदा। हाँ, उसको पकड़ने के बाद उसका फिर इंटरव्यू होता है, और जो इंटरव्यू लेने वाली थी ना, उसको बोला गया कि तुम्हें पीटर स्कली का इंटरव्यू लेना। उसने मना कर दिया कि मैं इतने घिनौने आदमी का इंटरव्यू ले नहीं सकती, मैं इतने नीचे नहीं जा सकती। बट उसका काम करना था, उसको फिर बोला करने के लिए इंटरव्यू लो। तो क्या बोला उसने? और जो मैं उसका इंटरव्यू देखा,
मतलब उसको कोई शर्म ही नहीं, कोई उसको पछतावा नहीं कि मैंने कुछ गलत करा है। वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बैठा है और बहुत कूल तरीके से, हाँ ये उससे पूछेगा कि तुम अगर अभी रुकते नहीं तो क्या करते तुम, तुम्हारे मन में क्या आइडिया था? कह रहा मुझे नहीं पता मेरे मन में क्या आइडिया था, मैं ऐसे ही करते जा रहा था। मतलब तुम मतलब उस पर कोई कोई ऐसा आंसर नहीं कि मतलब कोई पछतावे वाला आंसर कोई नहीं कि guilt कुछ नहीं। उसने गलत किया है। वो इतना एक्सट्रीम का गलत किया है। और मुझे वो कह रहे तुम्हारी इतनी गंदी फैंटेसीज वगैरह कहाँ से आ रही है, क्यों कर रहे हो सारा कुछ, तुम्हें कहाँ क्या करना है? तो उस पर कोई मतलब उसके फेस पे कोई भी वो नहीं, मतलब शर्म नहीं। बताओ। इतना गंदा मतलब बंदा वो। उससे डार्केस्ट बंदा तो मैंने देखा नहीं, इतनी गंदी सोच का बंदा। एंड फिर क्या हुआ, अब वो जेल में आ चुका है। जेल में आने के बाद भी उसका बिजनेस चल रहा है। अब भी चल रहा है। हाँ, वो पैसे कमा रहा है अभी भी लोग डिमांड कर रहे हैं उसके वीडियोस का और उसको पे कर रहे हैं डार्क वेब के थ्रू, और उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। क्योंकि जेल में आने के बाद भी उसको वो पूरा तरीके से फाइनली प्रूव नहीं हुआ ना कि वो बंदा गलत है, जेल में आने के बाद भी। तो उसके बाद भी टाइम लगा है। अब जो उसके साथ लड़की थी एंजे, जो पकड़ी गई थी सबसे पहले, उसके दूसरी बंदी थी लवली। तो जब लवली को बातचीत करी तो लवली को पुलिस ने छोड़ दिया लैक ऑफ एविडेंस के हिसाब से। सब इतना कुछ प्रूव हो चुका है, अब लगा लो सब कुछ प्रूव हो चुका है। उसने अपने मुंह से बोला था कि मैंने ही ये सब चीज़ें करी हैं। इनफैक्ट जो डेली डिस्कशन वाली वीडियो है उसके अंदर एक लड़की बैठी है मास्क में, उसमें लिखा हुआ है कि इस लड़की का नाम ये है लिजल है। लिजल नहीं करा है, लिजल का निकनेम लवली है, तो उसने करा है, वो वही बंदी है बेसिकली। तो उसको पर पुलिस फिर भी छोड़ दिया लैक ऑफ एविडेंस। इसकी वजह से, बट फिर बाद में 2 साल बाद उसको भी पकड़ लेते। अच्छा हाँ, उसको भी पकड़ लेते हैं। और इस कहानी में ये कैच है, मुझे अच्छी तरीके से एक चीज़ कंफर्म नहीं है ना बताई गई है। जो जब ये पकड़ी गई थी ना, एंजल पकड़ी गई थी, तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि एंजल चाहती थी कि मैं पकड़ी जाऊँ, क्योंकि उसी दिन रात में दरवाजे खोले थे ताकि बच्चे भाग जाए। बच्चे भाग जाए, पुलिस आए। और मैं पुलिस को बता रहा हूँ, क्योंकि वो फंस चुकी थी स्कली के स्कैम में पूरा मौका। तो मुझे लगता है कि उसने सब कुछ करवाया है। रीजन बिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि सज़ा भी कम थी अच्छा, कंपेरेटिवली। एंजल की, वो दोनों एक ही ग्रुप में थे ना, तो एंजल की सज़ा ज़्यादा थी टर्म्स जो ईयर्स थे, और उसकी कम थी, उसकी काफ़ी कम थी। और फिर फाइनली इसको तो सज़ा मिली गई, और इनको कुछ $5 मिलियन पैसा देना पड़ा जो उसने काम किया था स्कली ने। एंड दोनों को फिर 126 साल की सज़ा हुई है। 126 कह रहा हूँ, लाइफ टाइम की सज़ा हो, सॉरी। और ये जेल में है। जेल में है वो। भाई अगर ये नहीं बताती तो ये पकड़ा ही नहीं जाता बंदा। अगर ये लड़की नहीं बताती तो करता रहता। भाई डार्क वेब पे ये चीज़ चली गई है, फिर लोग ऑटोमेटिकली जो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम वो उसको बाय सेल या फिर से खरीदना, और लोग खरीदे जा रहे हैं, तो वो पैसा जनरेट तो हो ही रहा है। वो वीडियोस टेक डाउन नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट वगैरह, टेक डाउन ऐसे मतलब मतलब वो डिलीट नहीं कर सकते वहाँ से डार्क वेब से। भाई ये तो एक बंदा है, लेकिन और भी तो चल रहा है। मतलब अगर आपके पास वो चीज़ें आ गई, अथॉरिटीज वगैरह आ गई डिलीट करने की, तभी कर सकते हो। उसका लाभ असली में क्या हुआ, जब रेड पड़ी ना स्कली के घर में, तो बहुत सारी चीज़ें मिली थी, पर पता नहीं ये भी कॉन्सिडेंस था क्या था, चीज़ें जल गई। अब पता नहीं कि जली है एक्चुअली या फिर ये भी कुछ जलाई गई है। कॉन्सिडेंस था या फिर क्या कह प्लानिंग रहा थी। है? मैं कह रहा हूँ ये तो आज भी चल रहा है भाई, चाइल्ड अब्यूज। सब भी चल रहा है। डार्क वेब पे तो ये सभी अवेलेबल है, रेड रूम्स और ये सब। भाई और कोई काट रहा है किसी को, कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, और लोग देख रहे हैं, देखने वाले। भाई देखने वाले को तो हम, उनका तो मेंटल स्टेट तुम सोच ही नहीं सकते किस लेवल पे पहुंचा हुआ भाई है, जिनको दुनिया ये में देख कर हर के कार तरीके है। के लोग हैं यार, आसान नहीं है, बेकार है दुनिया। मुझे लगता है कि मैंने रिसर्च करी है ना, जो कंबोडिया की तरफ ज़्यादा लोग हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे ज़्यादा ये सब चीज़ चलती हैं। Dark web? अच्छा, मतलब बच्चों के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सब चीज़ें कंबोडिया फिलीपींस में मुझे लगता है पॉसिबली वहाँ ज़्यादा होती। हो सकता है भाई, होती हो। भाई मानना पड़ेगा यार, ये तो गलत ही सीन है यार। और फिर बाद में मेरे डेजी की छोटी बच्ची, वो भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तो अपने दिल्ली में केसेस हो जाते हैं यार। अपने पॉडकास्ट पे ही लोग आए हैं जो रेस्क्यू करते हैं इन लोगों को, इंडिया के गाँव से ले आके दिल्ली ले जाते हैं। उन्हें भी टॉर्चर होता ही है इसने वाले भाई। करेक्ट। फिर उसके बाद में डेजी जो लड़की है भाई, वो तो ओवर ही नहीं पाई चीज़ से, क्योंकि 1.5 साल की उम्र में उसके साथ ये सब कुछ चीज़ें हुई। उसका वो अभी है जिंदा। वो जिंदा है, बट शी इज़ नॉट मेंटली ओके। उसके साथ इतना 1.5 साल की उम्र में सब कुछ हुआ है, तो वो उभर नहीं पाई एकदम उस चीज़ से। उसका भी कुछ इंटरव्यू वगैरह हुआ था। वीडियो है 2-4 जो उसमें बता रहे हैं पीछे से कि डेजी अभी तक, अभी बड़ी तो हो गई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट अभी भी उसमें स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है। उसने कुछ बोला है इंटरव्यू में। डेजी का तो नहीं, वो ब्लर खबर की लड़की। जो स्टोरी तू भाई बताने वाला है वो तेरे एक फ्रेंड के साथ हुई थी एक्चुअल में? ये स्टोरी मेरे दोस्त के साथ हुई थी, और वो मेरा दोस्त था हॉस्टल का। हाँ, तो उसकी स्टोरी है। तो ये मेरा
एक तरीके से मान लो बेस्ट फ्रेंड था। हॉस्टल में हम दोनों साथ में थे नैनीताल में, तो वहाँ पे उससे मिला था पहली बार। क्या उम्र थी आपकी उस टाइम हॉस्टल? मैं था 10th क्लास, मैं गया था 7th क्लास में हॉस्टल, तो वहीं पे मेरे को मिला था वो। तो बेसिकली जितने भी वहाँ पे हॉस्टल में लोग आते हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है। कोई जैसे मैं ऐसे गया था वहाँ पे कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो मेरे को हॉस्टल में डाल और दिया। क्या इंस्पिरेशन थी आपकी हॉस्टल में जाने की? भाई हॉस्टल में ये था कि जैसे दीपक था, दीपक पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं और सुमित पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। अब मेरे कंप्यूटर में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो पापा ने बोला कि भाई इसको हॉस्टल भेजो एक लड़के को। तो मैं फिर हॉस्टल चला गया उस चक्कर पर में। आपको चॉइस भी तो मिली थी एक बार अंकल से कि भाई जिसको जाना है बताओ, तो आपने कुछ इंटरेस्टिंग बोला था उस टाइम पे? उस टाइम पे मैं मूवीज वगैरह देखता था, तो उस टाइम पे जैसे शाका लगा बूम बूम वगैरह आता था। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि वो हॉस्टल में रहता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई बड़ी अच्छी स्टोरी होती होगी, मतलब मजा आता होगा। संजू हॉस्टल में रहता था। हाँ, डोमेट्रीज में रहता था वो। उसमें डोमेट्री थी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वो हॉस्टल में रह रहा है। भाई मैंने ना जहाँ तक मुझे वो लगता है। बंक बेड पे सोता था। पता नहीं कि मेरा माइंड ऐसा करता था कि हॉस्टल का काइंड ऑफ कुछ चीजें हैं, ऐसा ही कुछ होगा हॉस्टल में। तो मैंने फैसिनेट कर उसको कर लिया दिमाग में, तो मैंने कहा चलते हैं भाई हॉस्टल, मजा आएगा वहाँ पे, नए लोग मिलेंगे, सब कुछ, वो भी नैनीताल में, अच्छा बढ़िया मजा आएगा। अब मैं वहाँ चला गया किसी तरीके से। अब जिस दिन गया उस दिन तो बड़ा मजा आया, सब कुछ सामान ट्रंक व्रंक पैकिंग करी, सामान पैक करा, सारा कुछ पूरी लिस्ट दे दी उन्होंने कि ये सब सामान लेना है। मैं पहुँच गया वहाँ पे। अब अगले दिन उठा तो मैंने कहा मुझे तो घर जाना है भैया। वहां पहुँचने के बाद सुबह जब उठा, क्योंकि मैं तो सिर्फ 7th क्लास में था, मैंने कहा ये क्या चल रहा है। ये कौन साल की बात है? 2007 की। अच्छा, मेरे क्लास और ईयर साथ साथ चल रहे हैं, मतलब 8th में, मैं 2008 में था इस तरीके से, अच्छा, तो इसलिए मुझे अच्छे से याद उस है। टाइम होता है यार कि जब आप चले जाते हो ना, पहुंच जाते हो हॉस्टल जैसी जगह, तो ये होता है कि भाई क्यों आ गए। क्यों, आप कितनी बार गए हो हॉस्टल जो आपको होता है? आपको कैसे होता है? जैसे सुना है, लोगों से सुनते आए हैं ना, जैसे बहुत यार दोस्त हॉस्टलों में रहे हैं। कौन से यार दोस्त रहे तेरे? यार दोस्त हमें कौन रहा हॉस्टल में? तेरे एक यार दोस्त का भाई गया है, उसके बारे में तुझे पता नहीं। जैसे ये रहा है, इसी से ही सुना है। तो अब दोबारा क्यों सुन रहा है? अब सीधा कहानी पे आ, बकचोदी मत कर ज्यादा। अमित जी शुरू करो स्टोरी। तो मेरा दोस्त था नीरज, मेरे साथ हॉस्टल में था वो, तो हम दोनों सेम ईयर ज्वाइन किया था हॉस्टल। तो मैं तो गया था कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, कुछ बच्चे आ रखे थे कि उनको पॉलिटिकल कुछ दिक्कत थी, बच्चे किडनैप वगैरह हो जाते थे, तो पेरेंट्स भेज देते थे हॉस्टल में कि भाई तुम हॉस्टल चले जाओ। कुछ आसपास के बच्चे भी आ जाते थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेसिकली जिन पे नेगेटिव एंटिटी का भी था, तो वो बताते नहीं थे किसी को भी, पर उनके पेरेंट्स डाल देते थे। तो नीरज भी उनमें से एक था। मतलब उन अपने इलाके से दूर भेज दिया ताकि कुछ और नेगेटिव ना हो, तो हॉस्टल में भेज दिया। उसमें नेगेटिव एंटिटी जैसा क्या था? तो जब मैं नीरज से मिला तो मेरी उससे दोस्ती बनी कि मैंने कहा भाई हॉस्टल से भागते हैं, भाई भागने का प्लान बनाते हैं, मेरा तो मन नहीं लग रहा। तो ऐसे करके मेरी उससे दोस्ती बनी। तो फिर धीरे धीरे जानने को मिला कि भाई इसका तो केस ही अलग है, मैं तो कम मार्क्स के चक्कर में आया हूँ, इसके ऊपर कुछ नेगेटिव एंटिटी थी, उस चक्कर में आया। तो बेसिकली मैं कहानी बता देता हूँ आपको क्या थी। 2000 के आसपास इसके मॉम डैड हिमाचल प्रदेश से दिल्ली आए थे रहने के लिए। तो उस टाइम पे जब ये आए थे तो ज़्यादा पैसे नहीं थे इस फैमिली के पास। तो 2000 के आसपास जब ये घर पर आए तो उन्होंने छोटा सा घर खरीदा भजनपुरा वगैरह साइड, दिल्ली में ही है। तो वहाँ पर आए, उनकी दोस्ती यारी हुई अपने आस पड़ोसियों से। तो उस टाइम पे काफ़ी मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी ये, नीरज की जो फैमिली थी। तो ये 2 भाई थे। तो बेसिकली ये मिडिल क्लास फैमिली थी। तो उसके पेरेंट्स का और इनकी फैमिली का यही था कि भाई किसी तरीके से हमें मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे अंकल ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, उसके पापा ने। तो वहाँ पे कुछ टाइम बाद उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो गया। इनिशियली वो एक फैक्ट्री में काम करते थे, वो सैनिटरी पैड्स की फैक्ट्री थी, तो उसमें वो एज अ सीनियर सुपरवाइज़र काम करते थे। जब प्रॉपर्टी में अच्छा खासा फ़ायदा हो गया तो उन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री खरीद ली और खुद की सैनिटरी पैड्स की फैक्ट्री उन्होंने स्टार्ट कर दी। उस प्रॉपर्टी से अच्छा खासा फ़ायदा हुआ उनको, मतलब। तो वो उस टाइम पे उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, फैक्ट्री खरीद ली, और इन दोनों बच्चों को एडमिशन करा दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ये हिंदी मीडियम में थे उस टाइम पे। तो बढ़िया मतलब एक ग्रोथ मिल गई थी फैमिली को, मिडिल क्लास से थोड़ा अपर मिडिल क्लास में आ गए थे फैमिली। तो आसपास के लोग भी थे जो जिनको पता लगा इस बारे में। तो ये दोनों भाइयों का एक ये सीन था कि हर संडे को, जैसे गली के बच्चे क्रिकेट खेलने नहीं जाते, तो ये लोग भी अपना क्रिकेट खेलने जाते थे गली के जस्ट पीछे। तो वहाँ पर एक लड़का था सत्यम, पूरे 7-8 लोग थे। तो ये लोग अपना क्रिकेट खेलते थे वहाँ पे, बैट बॉल से अपना जो भी खेल रहे हैं, कोई चौका छक्का मार रहा है। तो सत्यम की और नीरज की लड़ाई हो गई बहुत ज़्यादा एक दिन। तू मैं हुई, गाली गलौच हुई, और एकदम बल्ले बल्ले से मार दिया, यहाँ पे खून वून निकाल दिया, उसके मुंह पे भी बैट मार दिया। दोनों ने एक दूसरे को कहा या एक पिट गया कोई? यही पिटा है, नीरज पिटा है। उसने बहुत ज़्यादा मार, सत्यम बड़ा था उससे एक्चुअली 2 साल, तो उसने मार दिया उसको। और बाद में अचानक से उसके पीछे भी पकड़ के उसके बाल खींच लिए, और उस टाइम पे लड़ाई हो गई। फिर उसका भाई आया, बड़ा भाई नितिन, तो लड़ाई वड़ाई छुड़ाई, फिर वो घर आ गए। और उस टाइम पे बच्चों में ये सीन था कि लड़ाई जब हो जाती है तो घर में बताता नहीं है कोई भी आके कि भाई मुझे फिर खेलने नहीं जाने देंगे। तो उसने भी ऐसे करा, भाई मैं घर पे नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर घर वाले मुझे खेलने नहीं जाने देंगे। उस टाइम पे क्रिकेट से बहुत ज़्यादा मन भी था लोगों को खेलने का। तो घर वर आया तो उसने खुद ही आसपास का जो एक डॉक्टर था साइड में, भाटी डॉक्टर,
उससे उसने अपना इलाज विलाज करवा दिया भाटी डॉक्टर से, छोटा मोटा जो भी है। अब ये इंसिडेंट होने के बाद उसके ठीक 1 महीने बाद नीरज को सांस लेने में दिक्कत आ गई। मतलब जब भी वो सुबह सुबह उठे तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे सांस कम आ रहा है, तो उसको लगा नॉर्मल ही होगा। फिर वो स्कूल जाता था अपना, भारी हो रही है सांस उसकी। सांस भारी हो जाती थी। वो स्कूल जाता था, क्रिकेट वगैरह खेलता था अपना, तो वहाँ पे दिक्कत आती थी, क्लास में भी बैठे बैठे दिक्कत आती थी। उसने घर पे बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, तो घर वालों ने बोला कि ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऐसे ही हो रहा होगा। फिर वो चले गए हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने, जब ज़्यादा सीरियस हो गया और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया इसको एस्थमा है। तो उस टाइम पे नीरज 10-12 साल का था, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको एस्थमा है। घर वाले पूरे शॉक्ड हो गए कि इतनी कम उम्र में एस्थमा कैसे हो गया, किसी को आसपास घर में है भी नहीं और ऐसा कुछ, वो उसका खान पीन भी ऐसा नहीं है कि जिस चक्कर में उसको एस्थमा हो गया। तो भाई जब उसको अस्थमा हो गया, डॉक्टर ने बता दिया सारा कुछ, तो दिक्कत आ गई उसको बहुत ज़्यादा, घर वालों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। तो फिर तकरीबन 1-1.5 महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ घर में, और उसने अपना विदिन एक हफ्ते की उसने पूरी छुट्टी ली स्कूल से, और फिर स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। और इस चीज़ के होने के बाद 1 महीने बाद, तुरंत 1 महीने बाद दोबारा उसको गलत सपने आने लग गए। और बेसिकली एग्जैक्टली 1 महीने बाद उसको मतलब उल्टे सीधे सपने आने लग गए। और सपने में उसको मतलब ऐसा आता था कि कोई चुड़ैल आ रही है उसके सपने में। और पहले दिन उसका बेड पे सूसू भी निकल गया नीरज का। और उसकी मॉम ने बोला भैया अब इतना बड़ा हो गया तो ये सब कैसे हो रहा है सब चीज़ें। तो उसने बताया कि मेरे को गलत सपना आया, और ये चीज़ 3-4 दिन तक कॉन्टीन्यूस होती रही। तो उनको अजीब सा लगा कि भाई ऐसा क्यों आ रहा है सपना वगैरह, ये वो। तो फिर उन्होंने सोचा कि डॉक्टर को दिखा देते हैं, पर वो चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसको दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए नीरज को। ये एक्चुअल में हुआ नीरज के साथ? एक्चुअल में अब बेसिकली नीरज और उसका बड़ा भाई एक रूम में सोते थे, और वो बैठे बैठे उसकी पूरी बॉडी ऐसे ऊपर को हो जाती थी, और वो बेडशीट को पकड़ के ऐसे हो जाता था, और आँख पूरी ऊपर हो जाती थी। अब उसने घर पे बताया उसके बड़े भाई ने रात में कि इसको तो ऐसा ऐसा हो रहा है। वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत घर वालों के लिए। तो फिर उसका दोबारा डॉक्टर का ट्रीटमेंट चला, वो दोबारा प्रोसेस में गया, और पूरा उसको 6 महीने लगे इस चीज़ से उभरने में। पर 90% वो रिकवर हो गया। फिर भी उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था उसकी बॉडी पे ये सब चीज़ों का। तो उसके घर वालों को थोड़ा शक हुआ कि भाई मेरे मतलब शायद नीरज के ऊपर किसी ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि मतलब मॉम डैड को तो पता रहता ही है कि काला जादू वगैरह सब चीज़ें रहती हैं, तो उनको लगा। बट उन्होंने फिर भी इस बात को ज़्यादा भाव नहीं दिया। उनका शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इग्नोर कर दिया इस बात को। फिर कुछ टाइम बाद उसके डैड ने जब प्रॉपर्टी फैक्ट्री खरीद ली थी ना, जब वो फैक्ट्री खरीद ली, उसके डैड कभी कभार रात में इंस्पेक्शन करने जाते थे फैक्ट्री के अंदर काम के लिए। रात में काम का नाइट शिफ्ट लगती थी रात में, तो वो जाते थे इंस्पेक्शन करने के लिए। तो पता नहीं एक रात को मानस ने बोला कि तो एक रात को जो है नीरज ने भी बोला कि मेरे को भी जाना है फैक्ट्री में रात में। अगले दिन सैटरडे था, उसने बोला मेरे को भी जाना है भैया फैक्ट्री में रात को 11 बजे। तो उसने काफ़ी जिद करी। उसके पापा ने पहले मना किया भाई मत जा करके, रात का समय है, बट उसने वो माना नहीं। उसने कहा इनको जाना है। तो बेसिकली नीरज और नितिन उसका दोनों भाई चले गए पापा के साथ। और उनकी फैक्ट्री में 3-4 कमरे थे भाई। एक कमरे में वो उसके डैड समझा रहे हैं लेबर्स को कि भाई ये ऐसा ऐसा करना है, ये प्रोजेक्ट है जो भी है, इतने पीस करने हैं। सैनिटरी पैड्स की फैक्ट्री थी, तो समझा रहे थे। एक रूम में उसको लेबर को समझा रहे हैं, उस रूम में दूसरी मशीन रखी है। अब जो तीसरा रूम था राइट में, उसमें एक मशीन रखी थी जो कि नीरज के साइज हाइट से 3 गुना बड़ी थी। अब उस पर कोई भी जब भी वो कटिंग मशीन थी बेसिकली, उस पर कोई भी काम करता था ना आके, तो बहुत प्रिकॉशन से काम करता था, कि बहुत ब्लेड वगैरह थे, रोलर वगैरह थे उस मशीन के अंदर। तो वो चला गया उस मशीन के जस्ट सामने खड़ा हो गया जाके। अब उस मशीन में 3-4 बटन थे, एक ऑन ऑफ फॉरवर्ड का रिवर्स का। तो वो जाके रोलर के सामने खड़ा हो गया मशीन के सामने। उनको लगा लेबर को कि भाई खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या करा, रोलर के बीच में अपना हाथ डाल दिया ऐसे करके, और हाथ डालने के बाद तुरंत ऑन कर दी मशीन, खुद ही ऑन कर दी। और ऑन करने के बाद वो मशीन ऐसी थी कि 1 सेकंड में 2 बार रोल होती थी। अब वो उसमें घुस गया, और जब वो अंदर घुस गया तो वो रोल होने लग गया। आसपास के सब लोग देखने लगे, लेबर चिल्लाने लगी। उसके फादर भाग के आए उस वाले रूम से, देखा तो खून वहाँ पे टपका पड़ा। उसके पापा ने हड़बड़ी में ऑफ की जगह रिवर्स वाला बटन दबा दिया। अब जब उन्होंने रिवर्स वाला बटन दबाया तो वो उस मशीन ने उसको उल्टा फेंक के मारा। जब उसको उल्टा फेंक के मारा तो उधर बहुत सारी कीलें रखी हुई थी, कोई सैनिटरी पैड की वो मशीन थी, तो कीलें वगैरह भी रखे रहती थी कोने में। वो जाके गिरा कीलों पे, वो कीलें भी उसकी पूरी बॉडी पे एकदम आ गई, फेस वगैरह पे पूरा उसका लग गया कील, और वो एकदम जाके गिर गया। उसका जो राइट हैंड जो था वाला, वो पूरा कट हो गया, यहाँ से चेस्ट से लेके यहाँ तक पूरा कट हो गया, 90% पूरा कट ही हो गया। और मांस वास भी साइड में गिरा पड़ा था वहाँ पे, खून। तो भाई डॉक्टर ने मना कर दिया कि 80-90% हाथ कट चुका है इसका, इसको हाथ को कटवा दो आप। तो उसके पापा ने इंसिस्ट किया कि नहीं भाई आप इसको पूरा ट्राई करो,
और हाथ जोड़ने की पूरी कोशिश करो। तो उसका जो मांस निकला हुआ था ना बाहर, पूरा अंदर लगाया, हाथ जोड़ा। फाइनली उसको 1.5 साल लगा हाथ को रिकवर होने में। और आज भी उसका जो राइट हैंड है ना, अपने लेफ्ट हैंड से 2 इंच लंबा है। ये चीज़ हो रखी है। और डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि हाथ में जोड़ देता हूँ पर ये मूव नहीं होगा। तो 1.5 साल तक उसको फिर ट्रीटमेंट वगैरह दिया, एक्सरसाइज वगैरह कराई, उस चक्कर में उसका हाथ चल पा रहा है आज के डेट में अच्छे तरीके से, बट 1.5 साल लग गया पूरा रिकवर होने में। अब ये सब कुछ चीज़ें हो गई। अब उस बीच जब वो घर बार आया ना, तो दिवाली का माहौल चल रहा था। तो उसकी मम्मी ने, अब दिवाली के टाइम पे हमारे घर में भी सब लोग साफ़ सफाई करते हैं, तो उसकी मॉम देख रही कि जो नीरज का गद्दा है जहाँ पे सोता है, वो मैट्रेस निकाला तो मैट्रेस के नीचे राख रखी हुई, लाल कपड़े के अंदर बंद हुई। अब वो घबरा गई कि ये राख किसने रखी यहाँ पे। अब वो समझ गई किसी ने ब्लैक मैजिक तो पक्का ही करवा रखा है, क्योंकि अंदर राख मिलना मतलब कि वो घर वाला तो कोई रखेगा नहीं। तो या तो कोई गेस्ट आया हो, आस पड़ोसी आया हो, कोई दूर का रिलेटिव आया हो, तो वो समझ गई थी कि ब्लैक मैजिक तो हो रखा है डेफिनेटली, क्योंकि सारे डॉट्स मैच हो गए थे। उसका पहले अस्थमा हो गया, फिर उसका हाथ टूट गया, उसके बीच में उसको दौरे आने स्टार्ट हो गए। तो वो समझ गई थी कि कुछ प्रॉब्लम है। तो उनकी मम्मी की एक फ्रेंड थी जिनका कॉन्टैक्ट था असम के अंदर। असम में जो शहर है गुवाहाटी, वो माना जाता है, मतलब वो गढ़ एक तरीके के लिए ब्लैक मैजिक को करवाने के लिए भी और हटवाने के लिए भी। तो वहाँ पे उन्होंने कनेक्ट किया। तो जब वहाँ पे कनेक्ट किया तो एक बाबा थे, सिद्ध बाबा, उनको बोला। तो वो ना इतनी सारी से आ नहीं पाते। आप आज भी फ़ोन करोगे कि हमारे घर आ जाओ, ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो नहीं आते, क्योंकि उनको वहीं पे बहुत उनका अपना काम है, वो अपना वहाँ पे सारा कुछ करते हैं, अघोरी बाबा बेसिकली। तो वो नहीं आए। उन्होंने बहुत अप्रोच किया बाबा को। तो उसके फिर डैड ने दोबारा अप्रोच किया कि हालत एक्चुअली ख़राब है, ठीक नहीं हो पा रही है, और आगे इससे बुरा ना हो जाए, तो आप प्लीज़ आ जाइए, इसकी दिक्कत ना हो जाए। और इस बीच में मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, उसके पापा को भी फाइनेंशियल लॉसेस होना स्टार्ट हो गए थे। मतलब फैक्ट्री चल नहीं पा रही थी अच्छे तरीके से, जो जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे थे पहले, वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी, बल्कि डाउन ही जा रहा था मामला। लोन्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे उसके डैड के ऊपर। तो 3 महीने बाद वो बाबा घर पर आए, और जिस दिन वो घर पे आए थे तो उन्होंने बताया नहीं था कि मैं इस दिन घर आऊँगा। उन्होंने बोला मैं आ जाऊँगा, और मैं डेट कंफर्म नहीं कर रहा पर मैं आ जाऊँगा। तो वो आए। जब वो घर पर आए तो उनको पता नहीं था, वो एकदम से आए। तो जब वो घर, उन्होंने बेल वगैरह बजाई, उन्होंने पहले पूरा घर का आसपास देखा, किसी ने घर पे तो कुछ नहीं कर रखा आसपास वगैरह कुछ। फिर वो एंट्री कर लिया उसने। फिर जब आ गए तो उन्होंने बोला कौन से बेटे को वो रखा, उन्होंने बोला कि ये बेटा है हमारा। तो पहले दिन तो उन्होंने नीरज को पूरा ऑब्जर्व किया कि इसकी क्या हरकतें हैं, दौरे वगैरह आ जाते हैं तो कैसे आते हैं, रात में क्या होता है, उससे बातचीत वगैरह करी। फिर उससे अगले दिन जब उससे पूरी बातचीत वगैरह कर ली तो उससे पूछा कि भाई, मतलब उसने पूरा बताया। अभी हाल फिलहाल में उसका हाथ कटा था, उससे पहले उसको दौरे आने स्टार्ट हुए थे, उससे पहले उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी। तो बाबा ने पूछा कि भाई तुमने किसी का कुछ गलत तो खा नहीं लिया, या कहीं तुम्हारी लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई हो, कुछ बताओ उस बारे में उस समय पहले। तो उसने बताया एक लड़ाई तो हुई थी मेरी उस समय पे। तो उसने बोला क्या हुआ था लड़ाई में। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हुआ था, और मेरे बाल भी यहाँ पे प्रॉप चोट आई थी। तो उन्होंने बोला कि बाल वगैरह भी किसने आपके निकाले यहाँ से। उसने बोला हाँ निकाले। तो बाबा को थोड़ी हिंट मिल गई थी बाल की। और फिर उस रात को बाबा को एक हिंट और मिला कि जब बाबा छत पे गए ना, तो सामने वाला जो घर का पेड़ था उस पर उल्लू बैठा हुआ था। तो उसको उनसे भी कुछ पता लगा कि, क्योंकि बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो उल्लू होता है, आउल जो होता है, उससे आप, वो अच्छा भी है और बुरा भी है। तो उससे आप, बेसिकली लक्ष्मी जी का वाहन होता है, तो उससे आप कुछ गलत भी करा सकते हो बहुत तगड़ा। और वो बेसिकली अगर वो खुद बाय चॉइस आ रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है। बट अगर उससे तुम ब्लैक मैजिक कराओगे तो वो बहुत गंदा हो जाता है बेसिकली। तो बाबा ने कहा ठीक है, इस पे काला जादू ही कराया गया है, हम प्रक्रिया कल सुबह स्टार्ट करेंगे। तो कल सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास पूरा परिवार सामग्री लेके आ गया। और जो चीज़ें उन्होंने बताई थी, शीशा था, लाल कपड़ा था, और वो था कच्ची हल्दी, उनको मंगवा लिया। हवन की पूरी सामग्री मंगवा दी। तो हवन चालू कर दिया, उसको नीरज को सामने बिठा दिया। 1 घंटा उन्होंने पूरा हवन किया अपना। और जब मेन टाइम था, प्राइम टाइम, उसको बुलाया। उसको बोला नीरज को कि भाई अपनी मुट्ठी खोल, और उसके यहाँ पे कच्ची हल्दी रख दी, जो बेसिकली येलो कलर की होती है, आपको अगर पता है। तो वो रख दी, और उसको बोला कि अब तुम अपनी मुट्ठी बंद कर लो, और मंत्र पढ़ना स्टार्ट किए। और 10 मिनट बाद बोला कि अब तुम अपना हाथ खोलो। जब उसने अपना हाथ खोला ना, तो जो कच्ची हल्दी थी उसका रंग पूरा खून जैसा लाल हो गया था। हाँ, तो जब वो पूरा खून जैसा लाल हो गया तो बाबा ने उसके बाद सारे रहस्य खोल डाले, सारी चीज़ें बता दी, और घर वाले पूरे शॉक्ड हो गए, पूरे नाम बता दिए। तो बाबा ने सीधे बोला कि एक लड़का है सत्यम, जिसने तुम्हारे बालों से काला जादू करा है, और उसका बाप एक तांत्रिक है। तो बेसिकली सत्यम का बाप नीरज के पापा का दोस्त हुआ करता था एक टाइम पे।
और उस टाइम पे वो काला जादू नहीं करता था, फिर उसके बाद उसने काले कपड़े पहनने चालू कर दिए और तांत्रिक वगैरह में चला गया, तो उनकी दोस्ती भी थोड़ी कम हो गई, उस चीज़ों में चला गया वो। तो उसने पूरा बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे ये इन्होंने करवाया है पूरा काला जादू। अब इन्होंने बोला, उनको पूरे शॉक्ड हो गए और उनको पता भी लग गया। वो बीच में उनका पूरा मतलब बेसिकली सत्यम और उसके डैड आए थे देखने के लिए कि इसकी तबीयत कैसी है, तो उनको आइडिया लग गया था कि उसी बीच में इन्होंने वो जो ऐश रखी थी लाल रंग के कपड़े के अंदर, वो उन्होंने उसी गद्दे में रखी होगी। तो वहाँ से पूरा डार्ट सारी की सारी डॉट्स मैच हो गई उनकी पूरी की पूरी। अब उसके बाद बहुत गुस्से में तो उन्होंने बोला कि इन्होंने हमारे ऊपर काला जादू करवाया कैसे, हमें पूरा सॉल्यूशन चाहिए और इसको गंदी से गंदी आप वो दो सज़ा। तो उन्होंने बोला कि इसको गंदी से गंदी सज़ा मिलेगी कि उसने कर्म बहुत गंदा करा है। और एकदम उन्होंने उल्टा करवाने की बात करी कि उन पे उन्होंने बोला कि सज़ा हमें तो वो चाहिए एक तरीके से, सॉल्यूशन मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से बदला चाहिए, इंसाफ चाहिए हमको भाई, हमें इंसाफ दिलाओ किसी तरीके से। हमारे बच्चे के साथ ये सब कर दिया, कल को मर जाता हमारा बच्चा। तो उन्होंने बोला कि वो ऐसी मौत मरेगा कि मतलब वो सोच भी नहीं सकता कभी इस तरीके से। तो जितना टाइम नीरज को ब्लैक मैजिक स्टार्ट होने से अब तक लगा था ना, वो कह रहे थे इतना ही टाइम लगेगा उसको मरने के लिए। तो 3-4 साल हो गए थे, उन्होंने कहा 3-4 साल में वो एकदम नष्ट हो जाएगा। तो 2013-14 के अंदर वो आदमी मर गया उसको और वो मरा कैसे? सत्यम मरा है उसके पापा, उसके डैड। तो वो मरा कैसे? उसको कैंसर हो गया। अब बेसिकली आपके अगर ऑर्गन्स में कैंसर होता है ना, लिवर में, दिल में, कहीं पे दिमाग में, वो बस्ट हो जाता है, बंदा ऑर्गन फेल हो जाता है, बंदा मर जाता है। बट अगर आपके गले में अगर है ना बेसिकली कैंसर, तो आप इतनी आसानी से नहीं मरोगे, क्योंकि वो धीरे धीरे फैलता है। वो ऑर्गन तो है नहीं, कुछ मल्टी फेलियर तो ऑर्गन फेलियर तो हो नहीं रहा, वो धीरे धीरे करके इस तरीके से एकदम जैसे कहते हैं कीड़े पड़ जाना शरीर में, उस तरीके से मरा है वो आखिरी में आके। नीरज इस टाइम वहाँ कैसे आया हॉस्टल में? उसके बाद आया या बीच में आया? हाँ, उसके जब सब कुछ हो गया, पूजा वूजा हो गई, तो उसके डैड ने सोचा कि भाई अब मैं इसको हॉस्टल भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे और इस तरीके से कुछ गलत चीज़ें हों मेरे बच्चों के साथ। तो नीरज फिर उस टाइम पे हॉस्टल पहुंचा और मैं भी उसी टाइम पे यहाँ से हॉस्टल पहुंचा था अपने घर से। तो नीरज और तू 7th क्लास में मिले थे? नहीं, नीरज और मैं 10th क्लास में मिले थे। अच्छा, नीरज और तू 10th में मिले थे। हाँ, उसके साथ ये कहानी 7th के आसपास हुई, 6-7 में। ओके। उसके बाद उसको कुछ नहीं हुआ जब वो हॉस्टल चला गया, और मतलब उस दौरान कुछ नहीं? पर हाँ, बट मेरी है ना मेरी अभी कल परसों बात हुई उससे, तो नीरज से, तो वो कह रहा अमित आज भी ना हल्का फुल्का मेरे को चीज़ें हो जाती हैं। दौरे पड़ना और ऐसा दौरे पड़ना नहीं, जैसे उसका अभी बुरा सपना ना प्लास्टर चढ़ा उसका, अभी पैर का कभी हो गया कुछ इस तरीके से, टूट जाता है। कह रहा है मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है उन चीज़ों का, क्योंकि जो उसने काला जादू करवाया था ना, जो उल्लू से काला जादू करवाया था ना उसने किसी के थ्रू, मतलब एनिमल का वो लेके, तो वो बहुत खतरनाक होता है। और उसका हाथ वाथ अब सही है जो टूट गया था भाई? उसने मुझे फोटो शेयर करी है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा फोटोज। तो पूरा यहाँ से लेके ये पूरा 101 स्टिचेस आए थे उसके, बताना भूलिए मैं आपको, 101 टाके अलग आए थे उसके पूरे शरीर में, तब जाके हुआ है। बाप रे, बॉडी मारन क्रिया ही करा दी एक तरीके की। और ये भी पता लगा कि वो चिढ़ता था उस टाइम पे, क्योंकि जब वो इनिशियली हिमाचल से आए थे उसकी फैमिली, तो बहुत मिडिल से भी नीचे थी उसकी फैमिली, धीरे धीरे ग्रो करती रही, वो चिढ़ गए बहुत ज़्यादा उस चीज़ से, और फिर इस तरीके से नीरज के ऊपर ही सब करवाया। और इनफैक्ट फाइनेंशियली भी वो बहुत डाउन हो गए थे, मतलब ख़त्म ही करना चाह रहे थे परिवार को। फिर जब वो पूजा वूजा हो गई तब फाइनेंशियली भी ठीक हो गए? हाँ, फाइनेंशियली अब बहुत बेटर है पहले से। अब तो उसने दिलशाद गार्डन में घर भी खरीद लिया अपना, अभी तो वहाँ पे रह रहा है हाल फिलहाल। और क्या बता रहा है वो, अब क्या हो रहा है आजकल? अब लाइफ ठीक है मतलब, या फिर बढ़िया? उसकी लास्ट ईयर शादी हो गई अब। और जो वो लड़का था सत्यम, जिसकी वजह से उसके पापा ने किया था, सत्यम का उसे भी नहीं पता, क्योंकि सत्यम भजनपुरा में है अभी भी, तो सत्यम को तो नहीं पता। सत्यम की मॉम पहले भी नहीं थी, वो पहले चली गई थी, अपने डैड के साथ रहता था वो वहाँ पे। भाई बताओ, बच्चों में भी ऐसी वो हो रही है कि लड़ाई हो गई तो इसको खत्म ही करवा बच्चे दो। को सिखाया है पापा ने कि लड़ाई होएगी तो बाल खींच के लाइए उसके। क्योंकि ऐसे बाल तो खींचता नहीं कोई, मार मूर के चलो भैया। ऐसा भी हो सकता है कि दुश्मनी बाप की हो, उसी ने कहा हो तो इससे पंगा ले और बाल ला इसका, और लड़ाई हो बनावटी। और आप देखो ना, बाद में वो देखने आए कि हम कैसा है आपका बेटा, और उसी वक्त उन्होंने वो डाल दिए, आशीष डाल दिए गद्दे के नीचे। उसके कमरे तक कैसे चलेगा भाई वो? उसके डैड और वो अच्छे फ्रेंड थे, अच्छे खासे, तो उनका था आना जाना, और नीरज भी उसका दोस्त था। अब उनकी लड़ाई बेशक हुई थी, बट वो आ गए देखने के लिए, उसने सॉरी वगैरह भी बोल दिया उस टाइम पे। अब वो जब उसके कमरे में आया, उसने उसी वजह से सत्यम ने डाल दिया, सत्यम ने अंदर डाल दिया वो, और उसके डैड तो उसके दोस्त थे ही। तो ये तो कमाल की स्टोरी है वैसे, रियल लाइफ। बंदा भाई कटिंग की मशीन दबा के, मतलब वो मौत के मुंह से बच के आया, मैं अब तो ऐसा बोलूंगा। खुद ही जा रहा है कि चलो मुझे फैक्ट्री ले अपनी ही फैक्ट्री की मशीन में। फैक्ट्री ले चलो, खुद ही जा रहा है। और मैंने उससे पूछा भी कि भाई तूने क्यों दबाया बटन, वो मशीन वाला कह रहा है मेरे को नहीं पता मैंने क्यों दबाया भाई।
कह रहा आज भी मैं सोचता हूँ ना, कह रहा मुझे लगता है या तो मेरे को किसी ने करवाया है या मेरे को, कह रहा पता नहीं मैंने क्यों दबा दिया रोलर में हाथ डाल के अपना मशीन का बटन, मतलब खुद ही बंदा मार रहा है अपने आप को। और ये भी चीज़ थी, जैसे अगर किसी पे काला जादू हो रखा है ना, तो उसका अगर उसका टाइम पीरियड बढ़ता रहता है तो उसका जो पोजेस्ट करता है ना किसी बंदे पे, उसका भी परसेंटेज बढ़ता रहता है कि वो बंदा 10% पोजेस्ट है, 50% पोजेस्ट है। तो टाइम ज़्यादा हो गया था, तो वो ब्लैक मैजिक का जो इम्पैक्ट था ना वो उसकी बॉडी पे इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि वो करवा रहा था उससे वो सब चीज़ें। तो बाबा ने वैसे ये बताया था कि जैसे कि एक तो होता है वशीकरण कर लिया ब्लैक मैजिक के थ्रू, कि भाई जो बंदा चाह रहा है वैसा वैसा वो अगला बंदा कर रहा है, वही है या कोई चुड़ैल उड़ैल जैसे तू कहता वो आके बैठ गई थी। देखो सपने में तो उसको बहुत बुरे बुरे आते थे, बट मैं बोलूँगा एक तरीके से वो काबू में ही आ गया था लगभग, क्योंकि वो खुद ही कर रहा था। अब लगाओ ना वो उससे एक्टिविटी करवा रहा है मशीन में अंदर जाने की, और वो भी उल्लू के थ्रू। उल्लू का क्या राज है ये उल्लू का? संभल के रहना पड़ेगा बच्चों को भाई लड़ाई वड़ाई में बाल भी जा सकते हैं, ये नई सीख मिली है आज हमें। भाई हम सुनते तो आए हैं पॉडकास्ट में बालों से वशीकरण कर रहे हैं, उसे अपने कंट्रोल में लेके आ रहे हैं, तो वही हुआ है। भाई यार ये तो तुमने बहुत बढ़िया रियल इंसिडेंट। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।